चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग सामाजिक अध्ययन का जो 2017 का पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 2017 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है सभी को देखेंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर जितना भी पेपर है सबको अच्छे से डिस्कस करके सॉल्व करके पढ़ के जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है 712 ईस्वी, सेकंड है 732, थर्ड है 710 ईस्वी और फोर्थ है 786। तो फ्रेंड्स देखिए, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 20 जून 712 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 20 जून 712 ईस्वी में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 जून 712 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 जून 712 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा गया है? निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है अकबर, सेकंड ऑप्शन है जहांगीर, थर्ड ऑप्शन है शाहजहां और फोर्थ ऑप्शन है बाबर। तो फ्रेंड्स, जो वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल किसके काल को कहा गया है? शाहजहां के। ठीक है फ्रेंड्स, किसके काल को कहा गया है? शाहजहां। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? फ्रेंड्स, जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ पर स्थानांतरित की थी? फर्स्ट ऑप्शन है लाहौर, सेकेंड ऑप्शन है आगरा, थर्ड ऑप्शन है कराची और फोर्थ ऑप्शन है देवगिरी, जिसको दौलताबाद कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बिन तुगलक था वह अपने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी किया था। कहाँ किया था? दिल्ली से देवगिरी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, देवगिरी, जिसको दौलताबाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जो कार्ल मार्क्स था वो कहाँ का निवासी था? फर्स्ट ऑप्शन है जर्मनी, सेकंड ऑप्शन है फ्रांस, थर्ड ऑप्शन है रूस और फोर्थ ऑप्शन है इटली। तो फ्रेंड्स देखिए, जो कार्ल मार्क्स था ना वो कहाँ का निवासी था? जर्मनी का निवासी था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जर्मनी। कहाँ का निवासी था? जर्मनी का निवासी था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 11 नवंबर 2016, सेकंड ऑप्शन है 11 नवंबर 2020, थर्ड ऑप्शन है 11 नवंबर 2022 और फोर्थ ऑप्शन है 11 नवंबर 2018। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, 11 नवंबर 2018 को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 11 नवंबर 2018 को। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पांचवें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति का राज्यसभा होता है उसमें 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 12। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, प्रधानमंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा, सेकंड है राष्ट्रपति, थर्ड है लोकसभा का अध्यक्ष और फोर्थ है राज्यसभा का अध्यक्ष। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये आप लोगों को पता होगा, अच्छे से पता होगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। फ्रेंड्स, थोड़ा आज की क्लास में थोड़ा बाहर का आवाज़ सुनाई देगी आपको, लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हम लोग का एग्ज़ाम है तो हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ नॉट पूछा है तो इस नॉट वाले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लिया कीजिए, कहाँ पे क्वेश्चन में नॉट पूछा है। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है 18 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन है 21 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 24 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है 25 वर्ष। तो फ्रेंड्स देखिए, जो लोकसभा के सदस्यता के उम्मीदवार होते हैं उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 25 ईयर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रधानमंत्री, सेकेंड ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रपति और फोर्थ ऑप्शन है सांसद।
पार्षद। तो फ्रेंड्स, जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? देखिए, जो शेख सलीम चिश्ती थे उनका मकबरा कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा बहराइच में, सेकंड ऑप्शन है फतेहपुर सिकरी, थर्ड ऑप्शन है जौनपुर और फोर्थ ऑप्शन है अजमेर। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, फतेहपुर सिकरी। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा पूछे कहाँ है, तो आप लोग इसका राइट ऑप्शन क्या लगा के आएंगे? फतेहपुर सिकरी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? फतेहपुर सिकरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन है प्राग, सेकंड ऑप्शन है लंदन, थर्ड ऑप्शन है जिनेवा और फोर्थ ऑप्शन है रूस। तो फ्रेंड्स देखिए, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है आपका? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जिनेवा में। कहाँ पे है? जिनेवा में। तो अगर आप लोगों से पूछे कि विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप लोग उसका राइट आंसर लगा के आइएगा, जिनेवा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन है हंगरी ने, सेकंड है इटली, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ है जर्मनी। तो फ्रेंड्स देखिए, जो ध्रुवीय राष्ट्र है उनका नेतृत्व जर्मनी के लोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसने किया था? जर्मनी ने किया था। ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने किया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 1968 की ईस्वी में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कहीं आपको 1966 से 1967 में मिल जाएगा। क्या? 1966 से 1967 भी देखने को मिल जाएगा, अगर आप अपने ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर करेक्ट करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1967 से 1968 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र देश कौन सा है? विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र देश कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है नेपाल, सेकंड ऑप्शन है चीन, थर्ड ऑप्शन है ब्रिटेन और फोर्थ ऑप्शन जापान। तो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र देश जापान है। ठीक है, कौन सा है? जापान। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जो कपास का रेशा होता है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन है तने से, सेकंड ऑप्शन है जड़ से, थर्ड ऑप्शन है फल से और फोर्थ ऑप्शन है पत्तों से। तो फ्रेंड्स देखिए, जो कपास का रेशा होता है वो पौधे के फल से किस भाग से प्राप्त होता है? फलों से प्राप्त होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, फलों से। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोगों ने सभी बहुविकल्पी प्रश्न को देख लिया, अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बाबर के पुत्रों के नाम बताइए। जो बाबर था उसके पुत्र कौन कौन से, कितने पुत्र थे और उनके नाम क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो बाबर के 4 पुत्र हैं। पहला हुमायूं था, सेकंड अस्करी, थर्ड है कामरान और फोर्थ क्या है? हिंदाल। कौन कौन से हैं? हुमायूं, अस्करी, कामरान और हिंदाल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं की असफलता के 2 कारण बताइए। हुमायूं की असफलता के 2 कारण कौन से थे जिसकी वजह से हुमायूं क्या हुआ? पराजय हो गया था। तो हुमायूं की असफलता के 2 कारण निम्नलिखित हैं। पहला है, हुमायूं की सैन्य संगठन की शक्तियाँ दुर्बल थी। जो उसके सैनिक थे उनके संगठन की शक्तियाँ क्या थी? दुर्बल थी। ठीक है, सेकंड क्या है? राजनीतिक दावा पाँचों को समझने में कुशल नहीं थे। वो जो राजनीति होता है उनके दाव पाँचों को समझने में वो लोग कुशल नहीं थे, इस वजह से हुमायूं की पराजय हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है? हुमायूं की असफलता के 2 कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर द्वारा विजित 4 राज्यों के नाम बताइए। जहांगीर द्वारा विजित 4 राज्यों के नाम बताइए। फ्रेंड्स, जहांगीर द्वारा विजित 4 राज्य है मेवाड़, अहमदानगर, कांगड़ा और उड़ीसा। ठीक है, जिसको खरदा भी बोलते हैं। कौन कौन सा है? मेवाड़ है, अहमदानगर है, कांगड़ा है और खरदा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उड़ीसा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया कि जहांगीर के द्वारा विजित 4 राज्यों के नाम कौन कौन से हैं? मेवाड़, अहमदानगर, कांगड़ा, खरदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन राज्यों पर आक्रमण किया? औरंगजेब ने दक्षिण राज्यों में किन राज्यों पर आक्रमण किया था?
औरंगजेब ने दक्षिण भारत के बीजापुर और गोलकुंडा राज्य, एक बीजापुर और दूसरा क्या है गोलकुंडा, ये दोनों पर औरंगजेब क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, कौन कौन सा, बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, दो राज्य कौन कौन से हैं, बीजापुर है और गोलकुंडा है। ठीक है, अगर ऐसे पूछेगा आपसे, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कि औरंगजेब ने दक्षिण भारत के किन राज्यों पर आक्रमण किया था, तो आप लोग याद किए रहिएगा कि दो पे किया था, बीजापुर और गोलकुंडा पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच संघर्ष के दो कारण लिखिए। भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के दो कारण बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के निम्न कारण थे। हम लोग को यहाँ दो पूछा तो हम लोग दो लिखेंगे। पहला है औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत पर नियंत्रण प्राप्त करने की होड़। ठीक है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद सब लोगों में एक होड़ मच गई थी भारत पर नियंत्रण प्राप्त करने की। सेकेंड है दक्षिण भारत में सत्ता संघर्ष में दोनों कंपनियों का भाग लेना। दक्षिण भारत में सत्ता संघर्ष में दोनों कंपनियों का भाग लेना, ये क्या है, दो कारण है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच के संघर्ष का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्थाई बंदोबस्त के दो लाभ लिखिए। अस्थाई बंदोबस्त के दो लाभ लिखिए। तो फ्रेंड्स, अस्थाई बंदोबस्त के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है कृषि की उन्नति से व्यापार की भी उन्नति होने लगे। ठीक है, देखिए अस्थाई बंदोबस्त से क्या हुआ था, कृषि की उन्नति तो हो ही रही थी, उसके साथ साथ व्यापार की भी उन्नति होने लगी थी। सेकंड है कंपनी को एक निश्चित आय प्राप्त होने लगा। ठीक है, जो कंपनी थी उसको एक निश्चित आय प्राप्त होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड विलियम वेंटिक के 4 सामाजिक सुधार लिखिए। फ्रेंड्स देखिए, लॉर्ड विलियम वेंटिक के 4 सामाजिक सुधार, ये सामाजिक सुधार तो क्या पूछा, इसके 4 सामाजिक सुधार को लिखिए। तो देखिए लॉर्ड विलियम वेंटिक के 4 सामाजिक सुधार निम्नलिखित थे। ये क्या किया था, सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, जो ये लॉर्ड विलियम वेंटिक आया था इंडिया में, ये बहुत सारे सुधार किया था, सामाजिक सुधार किया था, जैसे सती प्रथा का अंत किया था, मानव बलि का अंत किया था। जो लोग पहले क्या करते थे, मानव का बलि देते थे। ठीक है, देवी को खुश करने के लिए क्या करते थे, मानव का बलि देते थे, उसका भी अंत किया। कन्या वध पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, कन्या वध पर, जैसे कि मान लो किसी को बेटी हो रही तो उसको क्या, उसका वध कर देते थे। अगर किसी को कन्या उत्पन्न हुई तो उसका वध कर देते थे, तो उस पर क्या किया, प्रतिबंध लगाया। और दास प्रथा का अंत किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत अच्छा काम किया था। सती प्रथा का अंत किया था, मानव बलि का अंत किया था, कन्या वध पर प्रतिबंध लगाया था और दास प्रथा का अंत किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, इसके 4 समाज सुधार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष लिखिए। रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष लिखिए। फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष निम्नलिखित है। पहला है, एक्ट ने न्यायालय तो स्थापित कर दिए किंतु उसमें संचालन के लिए कानून नहीं बनाए। देखिए, एक्ट ने न्यायालय तो स्थापित कर दिया था परंतु उसके संचालन के लिए कोई कानून नहीं बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, और सेकंड क्या था, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र भी निश्चित नहीं थे। जो न्यायालय था उसका अधिकार क्षेत्र भी निश्चित नहीं था। ये क्या है, इसके 2 दोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड क्लाइव की 2 उपलब्धियाँ लिखिए। जो लॉर्ड क्लाइव है इनकी 2 उपलब्धियाँ लिखिए। तो लॉर्ड क्लाइव की उपलब्धियाँ निम्नलिखित थी। पहला, अवध से संधि, इसने अवध से संधि किया था। सेकेंड है शाह आलम से संधि। ठीक है, कौन कौन सा, अवध से संधि और शाह आलम से संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और किसके मध्य हुआ था, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था। और कब हुआ था, 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद के 3 अंग कौन कौन हैं तथा दोनों सदनों के नाम लिखिए। सांसद के 3 अंग कौन कौन हैं तथा दोनों सदनों के नाम लिखिए। फ्रेंड्स, सांसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कौन कौन से हैं, लोकसभा, राष्ट्रसभा और राष्ट्रपति। तथा लोकसभा तथा राज्यसभा ये क्या है, सांसद के सदन है। 2 सदन कौन, लोकसभा और राज्यसभा, ये सांसद के क्या है, सदन है। और पूछेगा सांसद के 3 अंग कौन कौन से हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री के 2 कार्य लिखें। प्रधानमंत्री के 2 कार्य कौन से हैं बताइए। प्रधानमंत्री के निम्नलिखित कार्य होते हैं। यहाँ 2 पूछा तो हम लोग 2 लिखेंगे। पहला है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना और सेकेंड है मंत्रियों में विभागों का वितरण करना। ठीक है, पहला क्या है, मंत्रिपरिषद का निर्माण करना और सेकेंड क्या है, मंत्रियों में विभागों का वितरण करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालय के 2 कार्य लिखिए। उच्च न्यायालय के 2 कार्य कौन से होते हैं उसको लिखिए। फ्रेंड्स देखिए, उच्च न्यायालय के 2 कार्य निम्नवत है। पहला है, उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। जो उच्च न्यायालय होता है वो राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, ठीक है, जिसके अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील की जाती है, ठीक है, जिसके अधीनस्थ न्यायालयों के निर्माण के विरुद्ध अपील की जाती है। ये क्या है हमारा पहला कार्य। सेकंड है हमारा, उच्च न्यायालय किसी मुकदमे को अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय से किसी दूसरे अधीनस्थ न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो दूसरा क्या है, न्यायालय, उच्च न्यायालय किसी मुकदमे को अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय से किसी दूसरे अधीनस्थ न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सुनामी का क्या अभिप्राय है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा है क्वेश्चन, सुनामी का क्या अभिप्राय है। तो आप लोग सुनामी तो सुने होंगे, और फिर हम लोग देखते हैं इसका क्या अभिप्राय है। देखिए, सुनामी जापानी भाषा शब्द है जिसका अर्थ है ज्वारी लहर होता है, ठीक है। इसे भूकंपीय समुद्र लहर के रूप में जाना जाता है जब लहरों की एक श्रृंखला पानी के बड़े भाग को विस्थापित करती है तो इसे सुनामी कहते हैं। यह आमतौर पर महासागर में आता है, ठीक है। सुनामी कहाँ आता है, महासागर में आता है। और सुनामी क्या है, ये जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्वारी लहर, ठीक है। इसमें तेज़ तेज़ से लहरें उठती हैं। इससे भूकंपीय समुद्र में लहर के रूप में जाना जाता है जब लहरों की एक श्रृंखला पानी के बड़े भाग को विस्थापित करती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देश के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स देखिए, भारत की सीमाओं पर कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफ़गानिस्तान है, ठीक है। भारत भाई ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ये तो सभी को याद रखना चाहिए कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है और भूटान तथा अफ़गानिस्तान है। ये सब क्या है फ्रेंड्स, भारत के समीप पड़ोसी देश हैं, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा बाहर की आवाज़ें आ रही हैं तो हम लोग के पास टाइम बहुत कम है एग्ज़ाम के लिए, इसलिए हम लोगों ने टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों के लिए क्लास बनाया है, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।